पालिका को पढ़ेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय या एक बड़ी जनसंख्या वाले किसी राज्य के लिए एक से ज़्यादा उच्च न्यायालय की व्यवस्था करना भारतीय संसद का विशेषाधिकार है। राज्य में न्यायपालिका का शीर्ष पर उच्च न्यायालय है। राज्य में उच्च न्यायालय के नीचे जिला एवं सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, नगर सिविल और सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मुंसिफ और अन्य मजिस्ट्रेट आते हैं। किसी राज्य का उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश एवं कुछ अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है, जिसकी नियुक्ति समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। झारखंड राज्य के गठन के बाद ही 15 नवंबर 2000 को उच्च न्यायालय का गठन हुआ, जो रांची में अवस्थित है। वर्तमान में रांची उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 20 है। अभी वर्तमान में झारखंड राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन 17 नवंबर से हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्षों तक भारत के न्यायिक पद पर रह चुका हो, किसी राज्य या उच्च न्यायालय में या एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में सेवा दे चुका हो। उच्च न्यायालय को 3 प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जो निम्नलिखित है: मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी मामला सीधे उच्च न्यायालय में रखा जाता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने और करवाने के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित 5 प्रकार का अभिलेख जारी कर सकता है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, अधिकार परीक्षा लेख और उत्प्रेषण लेख। अपीलीय क्षेत्राधिकारों में उच्च न्यायालय अपने सभी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध दायर हुई अपीलों को सुनता है। नीचे के न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उन दीवानी मुकदमों में उच्च न्यायालय अपील सुन सकता है जिसमें 5,000 या उससे अधिक रकम या संपत्ति का प्रश्न हो। नीचे के न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उन फौजदारी मुकदमों की अपील उच्च न्यायालय सुन सकता है जिसमें अपराधी को 4 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए कैद की सजा दी गई है। प्रशासनिक न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय राज्य में न्याय तथा दंड व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तालाक, वसीयत, जल सेना विभाग, न्यायालय अपमान, कंपनी कानून आदि से संबंधित अभियोग भी उच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकार क्षेत्र में आता है। जिला एवं सेशन जज के द्वारा हत्या के मुकदमे में मृत्यु दंड की सजा उच्च न्यायालय के बगैर पुष्टि के मान्य नहीं होती। संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय के बगैर पुष्टि के मान्य नहीं होती। संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय को भी कानून संबंधी न्यायिक पुनः विलोकन का अधिकार प्राप्त है। संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी ऐसे कानून को उच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान के किसी अनुच्छेद के विरुद्ध हो। उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्रवाई का विवरण मांग सकता है। किसी अधीनस्थ न्यायालय से किसी दूसरे अधीनस्थ न्यायालयों में किया मुकदमा को स्थानांतरित कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा संबंधी नियम का निर्धारण कर सकता है। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है। हम लोग जानेंगे अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। न्यायालय के अधीन कई श्रेणी के न्यायालय होते हैं, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में विभिन्न उपबंध संविधान के अनुच्छेद 233 से 236 तक उल्लेखित है। राज्य के प्रत्येक जिला में एक जिला अदालत होती है। संबंधित जिला भर की अपील संबंधी क्षेत्राधिकार उस जिला अदालत की होती है। जिला अदालत के अंतर्गत अतिरिक्त जिला अदालत कोर्ट, मुंसिफ मजिस्ट्रेट अदालत, द्वितीय श्रेणी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत, रेलवे के लिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत आदि जिला अदालत के अंतर्गत काम करती है। जिला अदालत मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालयों से आई अपील का निपटारा करती है। अधीनस्थ न्यायालयों में एक जिला न्यायाधीश का न्यायालय और दूसरा मुंसिफ न्यायाधीश का न्यायालय होता है। जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश, संयुक्त न्यायाधीश और सहायक न्यायाधीश की अदालतें सम्मिलित होती है। अधीनस्थ न्यायालय के दूसरे श्रेणी के न्यायालय मुंसिफ न्यायाधीश या दीवानी न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल संबंधी उच्च न्यायालय के परामर्श से करते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संबंधित व्यक्ति को केंद्र या राज्य की न्यायिक सेवा में होना जरूरी है। महाधिवक्ता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता भारत के महान न्यायवादी के समान राज्य का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। क्या होता है? राज्य का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। कौन? महाधिवक्ता। राज्य में महाधिवक्ता राज्य का विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी राज्य के महाधिवक्ता होते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। महाधिवक्ता पद पर नियुक्ति होने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की योग्यता के समान ही योग्यता निर्धारित है, परंतु उनकी उम्र संबंधी योग्यता का कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। महाधिवक्ता की पदावधि 5 वर्ष तक अथवा राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करती है। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना, विधिक प्रकृति के कर्तव्य को करना जो राज्यपाल द्वारा दिए गए हों। संविधान या अन्य अधिनियम द्वारा प्रदत्त कोई विधिक कार्य का निर्वहन करना महाधिवक्ता का प्रमुख कार्य होता है। महाधिवक्ता का प्रमुख कार्य क्या है? संविधान या अन्य नियम द्वारा प्रदत्त कोई भी विधि कार्य का निर्वहन करना होता है। राज्य के विधानमंडल या उसकी किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में हो में भाग लेना या अपनी बात रखने का अधिकार महाधिवक्ता को है। राज्य के महाधिवक्ता विधानमंडल की किसी भी कार्यवाही में मतदान का अधिकारी नहीं है। हम लोग जानेंगे लोकायुक्त को। झारखंड लोकायुक्त अधिनियम 2001 में पारित किया गया। झारखंड लोकायुक्त अधिनियम 2001 में पारित किया गया। यह 4 दिसंबर 2004 से कार्य रूप में आया, जब झारखंड उच्च न्यायालय जस्टिस लक्ष्मण उरांव राज्य के प्रथम लोकायुक्त नियुक्त हुए। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त जस्टिस लक्ष्मण उरांव जी हैं। जस्टिस लक्ष्मण उरांव 2009 तक इस पद पर रहे। 2009 से 2011 तक लोकायुक्त का पद रिक्त था। 3 जनवरी 2011 से 2 जनवरी 2016 तक जस्टिस अमरेश्वर सहाय की नियुक्ति की गई, जो 2 जनवरी 2016 को पद से सेवानिवृत्त हुए। उनके बाद यह पद रिक्त हो गया है। 8 फरवरी 2017 को जस्टिस ध्रुव नारायण उपाध्याय को झारखंड का राज्य का तीसरा लोकायुक्त
नियुक्त किया गया। लोकायुक्त की नियुक्ति जनसाधारण को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के लिए एवं लोक प्रशासकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच के लिए की गई। झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष पहले थे इंदर सिंह नामधारी। 22 नवंबर 2000 से 29/3/2004 तक इनका कार्यकाल रहा। बागुन सुम्बरई 29/3/2004 से 29/5/2004 तक ही रहे। इंदर सिंह नामधारी जो 4/6/2004 से 11/8/2004 तक रहे। मृगेंद्र प्रताप सिंह 18/8/2004 से 2005 तक रहे। सबा अहमद 2005 से जो जनवरी में थे 1/3/2005 तक रहे। इंदर सिंह नामधारी 15/3/2005 से 14/9/2006 तक रहे। आलमगीर आलम 20/10/2006 से 26/12/2009 तक अपने पद पर बने रहे। 8वें हैं सीपी सिंह। इनका कार्यकाल 6/1/2010 से 19/7/2013 तक रहा। शशांक शेखर भोक्ता 25/7/2013 से 23/12/2014 तक इनका कार्यकाल रहा। शशांक शेखर भोक्ता 25/7/2013 से 23/12/2014 तक रहे। दिनेश उरांव 7/1/2015 से 24/12/2019 तक रहे। रविंद्रनाथ महतो 7/1/2020 से अब तक हैं। झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था। झारखंड राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य को 5 प्रमंडलों, 24 जिलों, 43 अनुमंडलों तथा 264 प्रखंडों में विभक्त किया गया है। कितने? 5 प्रमंडल, 24 जिले, 43 अनुमंडल, 264 प्रखंडों में बांटा गया है। राज्य के प्रशासनिक मुख्यालय रांची में अवस्थित है, जो 2 भागों में विभक्त है। मुख्य भाग सचिवालय प्रोजेक्ट भवन HEC हटिया में है, तो दूसरा भाग नेपाल हाउस कोरंगा में स्थित है। रांची के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक का कार्यालय हटिया में स्थित है। राज्य के प्रशासनिक विभागों की संख्या 31 है, जो निम्न प्रकार से है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, वाणिज्य विभाग, ऊर्जा विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं विचार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, भवन निर्माण विभाग, मंत्री या निर्वाचन विभाग, मंत्रिमंडल या निर्वाचन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, आबकारी विभाग, वन पर्यावरण एवं जलवायु मामले विभाग, परिवर्तन विभाग, गृह जेल एवं आपदा प्रबंधन विभाग या कल्याण विभाग, उद्योग विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, विधि विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग, राजस्व पंजीकरण एवं भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, कल्याण विभाग, खन एवं भूतत्व विभाग, योजना सह वित्त विभाग, सड़क निर्माण विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, परिवहन विभाग, कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग। हम लोगों ने राज्य के प्रशासनिक 31 विभागों को देखा है। इस सभी विभागों का कार्य राज्यपाल द्वारा संपादित होता है। जिस मंत्री के अधीन यह विभाग होता है वह उस विभाग का प्रधान होता है। मंत्री की सहायता के लिए एक सरकारी सचिव तथा एक निजी सहायक होते हैं। सचिव के अतिरिक्त इनके सहायकों में विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अपर सचिव तथा निबंधक होते हैं। विभागों में पदवृद्धि वित्त विभाग की सहमति से होती है। इन सभी विभागों के कार्यों के
अध्ययन एवं निरीक्षण आदि के लिए राज्य में मुख्यमंत्री की सहायता के लिए सचिवालय होता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री सचिवालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी को प्रमुख बनाया जाता है। इन वरिष्ठ पदाधिकारी के नीचे सहायक उप सचिव, अपर सचिव तथा अन्य सचिव होते हैं। सचिवालय के प्रमुख सचिव को लोक सेवाओं का अध्यक्ष कहा जाता है। मुख्य सचिव सभी विभागों के बीच सहयोग और सुनिश्चित करने का केंद्र बिंदु होता है। मंत्रिपरिषद का मुख्य सलाहकार होने के नाते मुख्य सचिव सरकारी तंत्र का प्रधान होता है। मुख्य सचिव अन्य विभागों की सचिवों की संलेख सूचियां मुख्यमंत्री को पेश करता है और जनसंपर्क अधिकारी की प्रमुख भूमिका केंद्र व अन्य राज्यों की सरकारों के साथ अपने राज्य की सरकार वार्ता का सेतु बनता है। राज्य सचिवालय का मुख्य कार्य निम्नलिखित है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को सचिवीय सहायता देना, राज्य और मुख्यमंत्री से वंचित सूचनाओं को प्राप्त कर अधिकृत रूप से अग्रसारित करना, विभागीय नीतियों के प्रस्ताव और क्रियान्वयन को परामर्श देना, अत्यंत आवश्यक अध्यादेश का प्रारूप तैयार करना, विभागीय मंत्रियों के प्रस्तावों पर निर्णय संबंधी कार्यवाही करना, वित्त विभाग के परामर्श से विभागीय बजट तैयार करना, वित्तीय संकट के समय आने वाले सुझावों और समाधानों पर परामर्श देना, वेतन नियुक्ति और पदोन्नति के नियम बनाना, स्थानांतरण एवं पदस्थापन आदि के बारे में कार्यवाही करना, विभागीय क्रियाकलाप की वार्षिक रिपोर्ट बनाना, सरकारी राजस्व वसूली को सुनिश्चित करना, विभागीय कार्यों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए नीति का अनुदेश बनाना, प्रशिक्षण के लिए पदाधिकारियों का चयन और प्रशिक्षण नीति तैयार करना, केंद्र व राज्य द्वारा विभागों को दी जाने वाली राशि का सामयिक एवं समुचित उपयोग सुनिश्चित करना। राज्य में क्षेत्रीय प्रशासन होता है जो व्यापक रूप से राज्य में सरकारी नीतियों, नियमों तथा सुविधाओं को आदेशात्मक रूप में क्रियान्वयन करता है। राज्य में क्षेत्रीय प्रशासन को 5 भागों में विभक्त किया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। क्षेत्रीय प्रशासन, प्रमंडलीय प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन, ग्राम पंचायत, जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन। ये 5 क्षेत्रीय प्रशासन को 5 भागों में बांटा गया है। प्रमंडलीय प्रशासन, राज्य में 5 प्रमंडल हैं जिनके प्रमुख प्रमंडलीय आयुक्त होते हैं। ये आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय तथा अनुभवी अधिकारी होते हैं। आयुक्त के कार्यों में जिलाधिकारियों, उपायुक्तों के विधि विकास कार्यों में पर्यवेक्षक की भूमिका तथा न्यायालयों के कार्य आदि होते हैं। आयुक्त के सहायक अपर जिला दंडाधिकारी स्तर के सचिव के अलावा एक उपनिदेशक खाद्य, उपनिदेशक पंचायती राज तथा अपर जिला पदाधिकारी फ्लाइंग स्क्वाड के रूप में होते हैं। जिला प्रशासन, इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकार की सभी सेवाओं को प्रभावी ढंग से नागरिकों तक पहुंचाना है। जिला प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी होता है। झारखंड राज्य में जिलाधिकारी को उपायुक्त पद के नाम से जाना जाता है। राज्य के जिलाधिकारी को उपायुक्त पद के नाम से जाना जाता है तथा इसे विभिन्न सदस्यों में अपना कार्यभार संभालना होता है। कलेक्टर के रूप में उपायुक्त को निम्न कार्य करने होते हैं। पहला, भू राजस्व वसूली, कैनाल तथा अन्य शुल्क की वसूली, विभिन्न राजकीय ऋणों की वसूली, सामान्य एवं विशेष भूमि का अर्जन का कार्य, राष्ट्रीय विपदाओं का मूल्यांकन एवं उनमें सहायता कार्य, भूमि पंजीकरण का, संख्यांकी संबंधी रिकॉर्ड रखना, जमींदारी बॉन्ड्स का भुगतान। कलेक्टर की भूमिका के साथ ही उपायुक्त को जिला पदाधिकारी की भूमिका भी निभानी पड़ती है। नागरिक सुविधाओं की क्रियान्वयन हेतु इस भूमिका में उपायुक्त के कार्य इस प्रकार हैं। राज्य सरकार के आदेशों का क्रियान्वयन करना, जिला
गार का प्रबंध करना, प्रशासनिक पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना, चरित्र प्रमाण पत्र एवं नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, सैनिकों तथा भूमिहीनों के लिए भूमि बंदोबस्त संबंधी कार्य करना, जिला समाहरणालय में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना, कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की पेंशन संबंधी मामलों का निष्पादन करना, जिला स्तरीय समितियों का अध्यक्षता और नियमित बैठकों का आयोजन करना, केंद्र अथवा राज्य के मंत्रियों के जिले में आगमन पर सुरक्षा का प्रबंध करना, जिला स्तर के सभी अधिकारियों पर बजट नियंत्रण रखना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के जिला भ्रमण दौरों पर सुरक्षा प्रबंध करना, जिले में मूलभूत सुविधाओं का आपूर्ति संबंधी पर्यवेक्षण करना, अनुमंडल, प्रमंडल, ग्राम्य स्तर के पदाधिकारियों पर नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा उन्हें अवकाश देने संबंधी कार्य करना, उपायुक्त को इन दो भूमिकाओं के बाद जिला दंडाधिकारी के रूप में जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य करना होता है। इस भूमिकाओं में उनका कार्य निम्नलिखित: पर्व, त्योहार तथा विशेष व्यक्ति की सुरक्षा में दंडाधिकारी तैनात करना, अशांति, हिंसा तथा दंगों की स्थिति में सेना का प्रभावित क्षेत्र में फ्लैग मार्च करना, बिगड़ती न्याय व्यवस्था के नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाना, कर्फ्यू लगाना आदि, अधीनस्थ कार्यपालक दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना, जिलों का अचूक अथवा पूर्व नियोजित या नियोजित निरीक्षण करना, बंदियों को व्यवहार के आधार पर श्रेणी देना अथवा पैरोल पर छोड़ना, अपराधों की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपना, जिला के अंतर्गत सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण करना, जिला के मतदाता सूची को अद्यतन करना, जनगणना संबंधी कार्य पूर्ण कराना, जिला स्तर के सभी चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न कराना, आपदा, दुर्घटना, उग्रवादी गतिविधियों में प्रभावित पीड़ितों को मुआवजा देना, जिला उपायुक्त को विभिन्न जिला स्तरीय विभागों के बीच सहयोग एवं समन्वय बनाकर रखना पड़ता है। इस समन्वय भूमिका में वह निम्नलिखित विभागों और उसके पदाधिकारियों से निरंतर संपर्क में रहता है: पुलिस विभाग के पुलिस अधीक्षक से, वन विभाग के वन पदाधिकारी से, शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी से, चिकित्सा विभाग के जिला चिकित्सा पदाधिकारी से, कृषि विभाग के जिला कृषि पदाधिकारी से, सहकारी विभाग के सहायक निबंधक से, खनन विभाग के सहायक खनन पदाधिकारी से, उत्पाद विभाग के अधीक्षक से, उद्योग विभाग के जिला उद्योग पदाधिकारी से, आपूर्ति विभाग के जिला आपूर्ति पदाधिकारी से, निबंधन विभाग के सहायक निबंधक से। जिलाधिकारी उपायुक्त जिले का प्रमुख होता है। अपनी पूर्ण क्षमता तथा अधिकारों के साथ जिले में नागरिकों और राज्यों के बीच सुविधा सेतु का कार्य करता है। अनुमंडल प्रशासन: जिला प्रशासन के बाद क्षेत्र प्रशासन में अनुमंडल प्रशासन आता है। इसका प्रमुख अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम होते हैं। यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को सौंपा जाता है। झारखंड में अनुमंडल प्रशासन में दोनों प्रकार के पदाधिकारी होते हैं। ये पदाधिकारी भी अपने क्षेत्र में जिलाधिकारी की भांति ही कई भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। राजस्व, विधि और न्याय संबंधी कार्यों में इनकी प्रमुख भूमिका होती है। अनुमंडलाधिकारी विकास संबंधी योजनाओं का पर्यवेक्षण और क्रियान्वयन करने का कार्य भी करते हैं। अनुमंडलाधिकारी कृषि एवं भूमि संबंधी राजस्व वसूलने और अंचलाधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने का कार्य भी करते हैं। अपने अधीनस्थ प्रतिनियुक्तियों का कार्य भी करता है। अनुमंडलाधिकारी अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस पर नियंत्रण तथा आदेश जारी करता है। क्षेत्र में शस्त्र आवेदनों पर अनुशंसा के साथ
शस्त्रों का वार्षिक निरीक्षण भी करता है। अनुमंडलाधिकारी अपने क्षेत्र में आने वाले जिला, राज्य या केंद्र की विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रबंध भी करते हैं। प्रखंड प्रशासन, जिला प्रशासन की दूसरी सीढ़ी प्रखंड प्रशासन होती है। जिला प्रशासन की दूसरी सीढ़ी प्रखंड प्रशासन होती है, जिसे अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी इत्यादि होते हैं। इसमें अंचलाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्य प्रमुख होता है। झारखंड प्रशासनिक ढांचा, प्रमंडल, उनके मुख्यालय को देखेंगे, कितने जिले हैं इसके अंदर, अनुमंडल को देखेंगे और प्रखंडों की संख्या को देखेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर में का मुख्यालय हजारीबाग है, जिसमें कुल 7 जिला है। हजारीबाग जिला के अंतर्गत हजारीबाग सदर और बरही अनुमंडल आते हैं, जिसमें कुल 16 प्रखंड है। इसी तरह गिरिडीह जिले में गिरिडीह, खोरी, महुआ, टुमरी, बागोदरसरिया ये अनुमंडल है, जिसके अंदर 13 प्रखंड है। चतरा में चतरा और सिमरिया अनुमंडल है, उसके अंदर 12 प्रखंड है। धनबाद में एक ही अनुमंडल है, धनबाद ही, और इसमें प्रखंडों की संख्या 11 है। बोकारो में चास और बरमू है, इसमें 9 प्रखंड है। रामगढ़ जिला में रामगढ़ एक ही मात्र अनुमंडल है, रामगढ़, इसमें 6 जिले हैं। कोडरमा जिला में एक ही अनुमंडल है, कोडरमा, इसमें 6 जिले हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय रांची है, इसमें 5 प्रमंडल है, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और 5, ये 5 जिलाएँ हैं। 5 जिलाओं के अंदर 8 प्रमंडल हैं। तो देखते हैं हम लोग रांची में, रांची सदर और बूंदू, इसके अंदर 18 प्रखंड है। गुमला में गुमला, चैनपुर और बसिया, इसके अंदर 12 प्रखंड है। सिमडेगा में सिमडेगा प्रमंडल है, जहाँ 10 जिलाएँ हैं। लोहरदगा में लोहरदगा प्रमंडल है, जिसमें 7 जिलाएँ हैं। खूंटी में खूंटी है अनुमंडल एक ही, जिसमें 6 जिला है। इसी तरह हम लोग संथाल परगना को देखेंगे, इसका मुख्यालय दुमका है, इसमें कुल 6 जिले हैं। दुमका में दुमका सदर, इसमें कुल 10 प्रखंड है। देवघर और मधुपुर 2 प्रमंडल है, इसमें कुल 10 जिला है, 10 प्रखंड है। साहिबगंज और राजमहल, इसमें कुल 9 प्रखंड है। गोड्डा और महगमा, यहाँ भी 9 प्रखंड है। जामताड़ा ही इसका है प्रमंडल, इसमें कुल 6 जिला है। पाकुड़ एकमात्र प्रमंडल है वहाँ, जिसमें 6 प्रखंड है। पलामू, इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। पलामू के अंदर मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर ये प्रमंडल है। इस प्रमंडल के अंतर्गत 21 प्रखंड है। गढ़वा, रंका, नगर उंतरी, इस प्रमंडल में 20 प्रखंड हैं। लातेहार सदर और महुआडार में कुल 9 प्रखंड है। अब देखेंगे कोल्हान का मुख्यालय चाईबासा है, इसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिला आते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा, पोराहाट, छतरपुर और गगननाथपुर है, जिसके अंतर्गत 18 प्रखंड है। पूर्वी सिंहभूम में ढालभूम, जमशेदपुर और घाटशिला प्रमंडल है, इसके अंतर्गत कुल 11 प्रखंड है। सरायकेला, खरसावां, सरायकेला और चांडिल 2 प्रमंडल है, इसके अंतर्गत कुल 9 प्रखंड है। हम लोगों ने देखा कि कुल प्रमंडलों की संख्या 5 है और जिलों की संख्या 24 है, और हम लोगों ने देखा कुल प्रमंडल 45 है, जिसमें प्रखंडों की संख्या 264 है। ग्राम पंचायत, झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत
पंचायती राज अधिनियम की धारा 11 के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। राज्य में जनसंख्या के अनुपात में ग्राम सभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की गई। झारखंड के 264 प्रखंडों में से 132 प्रखंडों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। कितने में से? 264 में से 132 प्रखंडों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। 2 सितंबर 2005 के झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए। झारखंड राज्य में प्रथम पंचायत चुनाव झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के आधार पर सन 2010 में संपन्न किया गया। ग्राम पंचायत के लिए आवश्यक निगमों के अनुसार ग्राम पंचायत में मुखिया और निर्वाचित सदस्यों की प्रत्यक्ष भूमिका स्वीकृत की गई। ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए योग्यताएं निर्धारित है। ग्राम पंचायत में मुखिया अथवा उनकी अनुपस्थिति की दशा में उपमुखिया के कर्तव्य निम्न प्रकार हैं। ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित करना, ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करना, ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की रक्षा, ग्राम पंचायत के निधि भुगतान व चेक जारी करना, ग्राम पंचायत निधि की सुरक्षित अभिरक्षा करना, ग्राम पंचायत कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना। ग्राम पंचायत के इन कार्यों पर ग्राम सभा की निगरानी होती है, जो ग्राम की पंजीकृत मतदाताओं से बनती है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधायिका का कार्य करती है। ग्राम सभा के निम्नलिखित कार्य होते: ग्रामीण योजनाओं का आकलन और उनकी प्राथमिकता का निर्धारण, ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार विमर्श के बाद सिफारिश करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सफलता तथा स्वच्छता कार्य को सुनिश्चित करना, ग्रामीण वनों का संरक्षण तथा वृक्षारोपण, क्षेत्र के जन्म मृत्यु तथा विवाह अभिलेखों का रखरखाव, ग्राम सभा की परिसंपत्ति का संरक्षण, ग्रामीण योजना निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना। ग्राम सभा को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनमें ग्राम रक्षा दल की नियुक्ति भी होती है। झारखंड के पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार ग्राम पंचायत ग्राम रक्षा दल की गठन करती है। ग्रामीण पुलिस की भूमिका का निर्वहन करते हुए गांव के युवा तथा योग्य व्यक्ति इस दल के सदस्य होते हैं। ग्राम रक्षा दल के निम्नलिखित कार्य हैं: रात्रि पहरा देना तथा अवांछनीय गतिविधियों को रोकना, बांध अथवा पुलों को सुरक्षा प्रदान करना, ग्राम पंचायत की परिसंपत्तियों को संरक्षित करना, ग्राम वासियों की जान माल को चोर डकैतों से सुरक्षा करना, आगजनी की घटना में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था करना। नगर प्रशासन झारखंड राज्य के शासन प्रशासन में नागरिक प्रशासन की भूमिका शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास करना, स्थानीय संसाधनों का अधिकतम लाभ हेतु उपयोग, स्वास्थ्य व्यवस्था, लोक सेवा निरूपण आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने की होती है। यह नगर प्रशासन निम्नलिखित निकाय द्वारा गठित होता है: नगर निगम, नगर परिषद। झारखंड में निम्नलिखित नगर निगम रांची, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, चास और रामगढ़ है। इन 6 जगहों में नगर निगम की व्यवस्था है। चलिए हम लोग देखते हैं नगर परिषद को। नगर परिषद का गठन सन 1992 ईस्वी में ही हो गया था, जो विभिन्न संशोधनों के बाद वर्तमान स्वरूप में आया है। नगर परिषद क्षेत्र में आबादी 5 लाख से 10 लाख के बीच होती है। नगर परिषद के 4 अंग होते: परिषद, समिति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और कर्मचारी। नगर परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य सरकार निर्धारित करती है। वार्डों में विभाजित नगर परिषद की प्रत्येक वार्ड का एक पार्षद या काउंसलर होता है। नगर परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अवेतनीय होते हैं। प्रमुख कार्यपालक अधिकारी तथा उसके सहायक राजस्व, स्वास्थ्य, जल अभियंता, लेखपाल, खनिज अभियंता, कर, दरोगा व अन्य कर्मचारी होते हैं। नगर परिषद के निम्नलिखित कार्य होते हैं: शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, हैंडपंपों की स्थापना तथा उसका रखरखाव, जन्म मृत्यु का पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र निर्गत करना, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना
तथा शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध करना, नगर के सभी मकानों के नंबरों का निर्धारण करना, सार्वजनिक सड़कों एवं गलियों पर प्रकाश व्यवस्था करना, स्वास्थ्य संबंधी कार्य, अस्पतालों का रख रखाव करना, नगरीय प्रशासन में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, उन्नयन न्यास तथा नगर पंचायत भी संबंधित क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, उसकी नागरिक सुरक्षा, सुविधा, आवश्यकता तथा नागरिक अधिकारों के तहत कार्य करते हैं। झारखंड राज्य में क्षेत्रीय विकास परिषद अभी केवल रांची में ही कार्यरत है। क्षेत्रीय विकास परिषद के कार्यों में भी सड़क, बिजली, पानी आदि की समुचित व्यवस्था करना है। उन्नयन न्यास भी इन्हीं कार्यों को करते हैं। नगर पंचायत 5,000 से 10,000 की आबादी वाले क्षेत्र में गठित होती है। यह व्यवस्था उन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाती है जो शहरीकरण की दशा में तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसे समय में नगर पंचायत योजनाबद्ध विकास के साथ बिजली, पानी, सड़क तथा स्वच्छता के कार्य संपादित करते हैं। हम लोग जानेंगे छावनी बोर्ड को। छावनी बोर्ड उन शहरों में स्थापित किया जाता है जहां सैन्य छावनियां होती है। छावनी बोर्ड भारत सरकार की प्रतिरक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं तथा इनकी कार्य प्रणाली नगर पालिकाओं के समान ही होती है। राज्य सरकार का इन छावनी बोर्ड पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। झारखंड राज्य में एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ में स्थापित है। इसके अतिरिक्त 2 अधिसूचित क्षेत्र समिति और एक नगर पालिका जुगसलाई है। जिला प्रशासन एवं प्रमंडल। झारखंड राज्य को 5 प्रमंडलों में बांटा गया है तथा भौगोलिक स्थिति के आधार पर प्रत्येक प्रमंडल में जिलों की संख्या 24 है। झारखंड की प्रशासनिक इकाइयाँ हम लोग देखेंगे। प्रमंडल 5 है, जिला 24 है, अनुमंडल 43 है, प्रखंड 264 है, शहर 228 है, पुलिस थानों की संख्या 427 है, महानगर 2 है, ग्राम 32,615 है। झारखंड में प्रशासनिक इकाइयों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश पहले हैं PKI बाला सुब्रमण्यन, अल्तमस कबीर, नीलावस धीनाकर, M कारपागा विनागम, ज्ञानसुधा मिश्रा, भगवती प्रसाद, प्रकाश चंद्र टाटीमा, R भानुमति, वीरेंद्र सिंह, प्रदीप कुमार महती, अनिरुद्ध बोस, डॉक्टर रवि रंजन। झारखंड के लोकायुक्त जस्टिस लक्ष्मण उरांव 4/12/2004 से 4/12/2009 तक रहे। जस्टिस अमरेश्वर सहाय 3/1/2011 से 2/1/2016 तक रहे। जस्टिस DN उपाध्याय। झारखंड में राष्ट्रपति शासन। झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 19/11/2009 से 27/12/2009 तक, जब शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री और सैयद सिप्ती रजी राज्यपाल थी, तभी पहली बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगी थी 2009 में। फिर 11/6/2010 में 10 से 10/9/2010 तक शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री थे और MOS फारूक झारखंड के राज्यपाल थे, तभी दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगी थी। तीसरी बार अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे और सैयद अहमद जी थे राज्यपाल 18/1/2013 से 12/7/2013 तक। राज्य में 3 बार राष्ट्रपति शासन, एक बार पहली बार 2009 में, दूसरी बार 2010 में और तीसरी बार 2013 में था। 2009 में शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री, सैयद सिप्ती रजी राज्यपाल, 10 में शिबू सोरेन CM थे, MOS फारूक राज्यपाल थे, तीसरी बार अर्जुन मुंडा जी थे 2013 में और सैयद अहमद जी राज्यपाल थे। अगला हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की आर्थिक स्थिति को। झारखंड की आर्थिक स्थिति वर्ष 2015 से 16 के सूखे के बाद झारखंड की अर्थव्यवस्था, जो कि निचले पायदान पर पहुंच चुकी थी, विकास की ओर अग्रसर है। औसत वार्षिक विकास दर
पिछले 3 वर्षों में 2016-17 से 2018-19 8.2% रहा। पिछले साल विकास दर 6.7% था, परंतु चालू वित्त वर्ष में यह दर 6.8% रहने का अनुमान है। झारखंड राज्य ने प्रगति के अन्य संकेतकों में भी अच्छा विकास किया है। वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का झारखंड में 6.8% से बढ़ने का अनुमान है। नाम मात्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद का चालू वित्त वर्ष में 10.4% से वृद्धि होने का अनुमान है। 16-17 वर्ष में अच्छी विकास दर प्राप्त करने के बाद पिछले 2 वर्षों में विकास की गति संयत हो गई। वर्ष 2016-17 में वास्तविक और नाम मात्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्रमशः 11.2% एवं 14% है। पिछले 3 वर्षों में सकल राज्य विकास दर की वृद्धि क्रमशः 8.2% और 11.5%। पिछले 3 वर्षों 16-17, 17-18 और 18-19 में लगातार कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि क्रमशः 9.4, 5.0 और 5.1% रही। गत 7 वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद और सकल राज्य मूल्य वर्धित की वृद्धि अनुमानतः क्रमशः 47% और 40% रही। वहीं प्रति व्यक्ति आय में 32% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। विकास दर में क्षेत्रीय योगदान वर्ष 2011-12 से 18-19 तक राज्य की सकल वर्धित में कृषि, वानिकी और मत्स्य ग्रहण का योगदान 15%, उद्योग का योगदान 41% और तृतीय श्रेणी का उद्योग का योगदान 43% है। वर्ष 11 से 12 में इन उपरोक्त क्षेत्रों का योगदान क्रमशः 16.05%, 45.41% और 38.54% रहा। इसका प्रमुख कृषि, वानिकी और मत्स्य ग्रहण में तृतीय श्रेणी के उद्योगों के अपेक्षाकृत धीमी दर का विकास है। पहला है एग्री या वानिकी और मत्स्य पालन में 2017 से 18 में 3.78%, 18-19 में 3.84%, काटना में 3.9%, 3.95 और 18-19 में 3.95 ही रहा। पशु में 0.17 और 18-19 में भी 0.71 ही रहा। वानिकी और लॉन्गिंग में 7.28 और फिर 18-19 में भी 7.28 ही रहा। मछली पकड़ना में 5.10 और 18-19 में भी 5.10 ही रहा। खनन और उत्खनन में 7.59, 18-19 में भी 7.59 ही रहा। प्राथमिक 1+2 में 5.33 जो बढ़कर 18-19 में 5.40 हुई। विनिर्माण में 6.77, 18-19 में भी यही रही। बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिताएं में 3.96 और 18-19 में भी 3.96 ही रही। निर्माण में 1.7 और फिर 18-19 में भी यही रही। माध्यमिक 3+4+5 में 4.82 जो बढ़कर 18-19 में 4.88 हो गई। उद्योग में 2+2 5.58 थी जो बढ़कर 5.64 हो गई। व्यापार, मरम्मत, होटलों और रेस्तरां में 10.33 थी जो बढ़कर 10.34 हो गई। व्यापार और मरम्मत सेवाएं में 10.14 थी जो 18-19 में भी यही रही। होटल और रेस्तरां में भी 12.95 रही जो 18-19 में भी 12.95 ही थी। परिवहन, भंडारण और संचार 9.99, 18-19 में 10.11 रही। रेलवे में 12.29 और 18-19 में भी यही रही। सड़क परिवहन 6.84 जो 18-19 में भी यही रही। वायु परिवहन 34.87 थी जो बढ़कर यही रही। प्रसारण एवं संबंधित संचार एवं सेवाएं
13.27 जो 18-19 में भी यही थी। वित्तीय सेवाएं 5.98 18-19 में भी सेम ही थी। अचल संपत्ति आवास और पेशेवर का स्वामित्व सेवा 8.52 से 2 ही थी 18-19 में भी। सार्वजनिक विकास 1.55 18-19 में भी 1.55 ही थी। अन्य सेवाएं 9.36 जो 18-19 में भी यही थी। तृतीयक 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 में 8.00 थी जो 18-19 में बढ़कर 8.15 हो गई। GSVA 6.48 थी जो बढ़कर 18-19 में 6.61 रही। GSTP 6.69 थी जो बढ़कर 6.79 18-19 में हो गई। कृषि वानिकी और मत्स्य ग्रहण उत्पादन के मूल्य के संदर्भ में कृषि उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। बारिश और वर्षा में अनियमितता के कारण कृषि क्षेत्र की उत्पादन वानिकी तथा मत्स्य ग्रहण का कुल उत्पादन का लगभग 50% है। इसके उत्पादन का मूल्य कुल उत्पादन का लगभग 60% वर्ष 2011 से 12 में रहा। हालांकि इसकी हिस्सेदारी में गिरावट आई है, किंतु फिर भी कृषि 56% है। फसल उत्पादन के समान कृषि वानिकी और मछली पालन के क्षेत्र कुल उत्पादन में पशुधन के उत्पादन का हिस्सा वर्ष 11-12 और वर्ष 14-15 क्रमशः 21% और 15% है। वर्ष 11 से 12 वर्ष 18 से 19 के दौरान वानिकी एवं टिम्बर उद्योग का योगदान 16% से 21% और मत्स्य योगदान 2.5% से 3.6% तक बढ़ चुका है। उद्योग विनिर्माण उद्योग क्षेत्र का सबसे मुख्य उपक्षेत्र है। इस क्षेत्र का उत्पादन में कुल योगदान 47% है। खनन और उत्खनन का योगदान लगभग 28% है और निर्माण क्षेत्र लगभग 22% है। पिछले 2 वर्षों 17-18 और 18-19 में औद्योगिक क्षेत्र का विकास दर 5.6% रहा तथा निर्माण क्षेत्र का विकास 6.8% दर से। तृतीयक या सेवा क्षेत्र यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र है। इस क्षेत्र का उत्पादन राज्य के सकल राज्य मूल्य का लगभग 50% है। यह 8.8% की औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा है, जो राज्य की कुल आय की समग्र विकास दर की तुलना में तेज है। यह अकेले ही राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में 60% का योगदान देता है। इस क्षेत्र के भीतर व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां सबसे तेजी से बढ़ते उपक्षेत्र हैं। यह 11-12 से 18-19 की अवधि में लगभग 14% की औसत वार्षिक दर से बढ़ रही है। तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन के कुल मूल्य में अन्य प्रमुख उपक्षेत्रों का योगदान पिछले वर्षों में लगभग स्थिर रहा है। झारखंड में मुद्रास्फीति की स्थिति। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रास्फीति की दर वित्तीय वर्षों और 12-13 और 13-14 में काफ़ी अधिक थी। यह सूचकांक तब घटकर एकल अंक ही रह गया है और 6% से नीचे ही है। 15 में अपनाई गई नई मौद्रिक नीति ढांचे ने मुद्रास्फीति दर को कम करने और इसे नियंत्रण रखने में मदद की है। वित्तीय वर्ष 15-16 में मुद्रास्फीति की औसत दर 5.3% थी तथा 17-18 में 3.9% है। अन्य विकास संकेतों में प्रगति। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि के अलावा राज्य ने विकास के अन्य आयामों में सराहनीय प्रगति की है। वर्ष 2005 से 6 वर्ष 2015 से 16 के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंग संबंधी मान्यताओं और सामाजिक बुनियादी ढांचे से संबंधित संकेतकों ने सराहनीय प्रगति दिखाई है। शिक्षा में 2005 से 16 में पिछले वर्षों में 6 साल या
उससे अधिक आयु की छात्राओं का प्रतिशत जो स्कूल में भाग ले रहे हैं वो 32% से बढ़कर 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के वर्ग में 90% की बढ़ोतरी हुई है। पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता दर में भी लगभग 16 से 59% की वृद्धि हुई है। लिंग लिंगानुपात को छोड़कर राज्य में लिंग विकास के अन्य आयामों में सुधार हुआ है। शिक्षा में लैंगिक असमानता में लगभग 33% की कमी आई है। सुविधा और सामाजिक बुनियादी ढांचा, इनमें वक्त के साथ काफ़ी सुधार हुआ है। अब बड़े पैमाने पर लोग बिजली, सुरक्षित पेयजल और शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में बिजली के उपभोक्ताओं में 99% की वृद्धि हुई है। खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले परिवारों में 80% की वृद्धि हुई है। पीने के पानी में बेहतर स्रोत वाले घरों में 36% की वृद्धि हुई है और वहीं बेहतर और स्वच्छ शौच का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या 62% बढ़ी है। स्वास्थ्य और शारीरिक कल्याण, स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का कवरेज तेज गति से बढ़ रहा है। राज्य के स्वास्थ्य और भौतिक कल्याण के सभी संकेतकों में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है। पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों की संख्या में लगभग 81% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-05 में 34% से वर्ष 15-16 में 62% बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं को इन दिनों प्रसव पूर्व और पूर्वोत्तर सेवाएं मिल रही है। श्वसन संबंधी रोगों के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इटकी, रांची में। वर्तमान में झारखंड राज्य में श्वसन संबंधी रोगों के उपचार हेतु कोई भी अस्पताल नहीं है। झारखंड सरकार ने इसलिए यहाँ पर श्वसन रोग संबंधी रोगों के उपचार हेतु एक 200 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण करवाने का निर्णय लिया है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें और झारखंड सरकार के द्वारा उठाए गए कदम। राज्य वित्त आयोग को मजबूत करना, शहरी स्थानीय निकायों का अपने संसाधनों से राजस्व का अर्जन करना, संपत्ति कर में सुधार निश्चित कर, शहरी स्थानीय निकायों के बीच संपत्ति कर के बारे में जानकारी साझा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मंजूरी देना, खाली भूमि कर का लगाना, विज्ञापन पर कर तथा बिटरमेंट लेवी पर कर लगाने के लिए स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना, मनोरंजन कर की संरचना की समीक्षा करना, सेवा शुल्क को युक्ति संगत बनाना, स्थानीय निकायों के साथ खानों को रॉयल्टी पर जानकारी साझा करना, नगरपालिका बॉन्ड जारी करना। झारखंड की वित्तीय स्थिति, वाणिज्यिक कर राजस्व का मुख्य स्रोत है और इसका योगदान कुल कर में 80% है। वर्ष 2014-15 में इस स्रोत से लगभग 8,000 करोड़ रुपए एकत्र किए गए हैं। वर्ष 15-16 एवं 16-17 में ये क्रमशः 11% और 16% से बढ़ा। वर्ष 14-15 और 16-17 के बीच राज्य के उत्पाद शुल्क में औसत वार्षिक दर 14% की वृद्धि हुई। चालू वित्त वर्ष में राज्य उत्पादक शुल्क में राजस्व 18.93% बढ़ने का अनुमान है। झारखंड के प्राकृतिक एवं अन्य संसाधन, झारखंड राज्य प्राकृतिक संपन्नता की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। प्रकृति ने इस राज्य क्षेत्र में अपनी लगभग सभी विशेषताओं को सम्मिश्रण किया है। काले सोने के नाम से विख्यात ऊर्जा का स्रोत कोयला राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। एक ही क्षेत्र में किसी उत्पादन के लिए कच्चा माल और सुविधाओं के मिलने के मामले में यह राज्य काफ़ी भाग्यशाली है। झारखंड में जनजातीय संख्या अधिक है, लेकिन यहाँ की संपदा का लाभ यहाँ के जनजातियों को उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। व्यवहार में बिल्कुल सरल तथा तड़क भड़क से दूर रहने वाले यहाँ के जनजातीय लोग
नियम कानूनों से अनभिज्ञ होने के कारण सदैव शोषण के शिकार रहे तथा अपने ही भूमि एवं अधिकारों से वंचित रहे। आज इस संपन्न राज्य में बहुभाषीय, बहुसांस्कृतिक तथा बहुदेववादी समाज रहता है एवं इस राज्य की प्राकृतिक सुंदरता में निवास करता है। झारखंड की आर्थिक संपन्नता को हम प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जान सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में निम्नलिखित संसाधन प्रमुख हैं: खनिज संसाधन, जल संसाधन, वन संसाधन, भूमि संसाधन, मानव संसाधन। हम लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधन को। खनिज संसाधन की दृष्टि से झारखंड भारत का संपन्न राज्य है। भारत का लगभग 40% खनिज झारखंड राज्य में ही पाया जाता है। खनिज पदार्थों की प्रचुरता के कारण झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। झारखंड के आर्कियन, धारवाड़ तथा गोंडवाना कालीन चट्टानी क्षेत्रों में प्रकृति ने भरपूर संपदा एकत्र की है। यहाँ वितरण के असमानता के आधार पर से 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। दक्षिण में धात्विक प्रधान खनिज पट्टी, मध्य में ईंधन खनिज प्रधान पट्टी, उत्तर में अधात्विक खनिज प्रधान पट्टी। ये तीनों खनिज पट्टी पश्चिम से पूर्व तक फैली है। झारखंड की खनिज पट्टी में भारत में प्राप्त कुल खनिज का 40% पाया जाता है। राज्य के खनिजों को 3 भागों में रखा गया है। धात्विक खनिज: इन खनिजों में लोहा, मैग्नीज, तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, बॉक्साइट, सोना, चांदी तथा टीन आदि प्रमुख रूप से आते हैं। अधात्विक खनिज: इस श्रेणी में अभ्रक, पायराइट, नमक, जिप्सम, काइनाइट, हीरा, चूना पत्थर, संगमरमर, कांच तथा बालू इत्यादि आते हैं। ऊर्जा खनिज: इस बहुमूल्य खनिज संसाधन में कोयला, यूरेनियम, थोरियम, सुरमा, ग्रेफाइट, इल्मेनाइट तथा बेरिलियम जैसे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। लौह अयस्क मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट तथा सेकेराइट। झारखंड प्रदेश में 99% लौह अयस्क हेमेटाइट प्रकार का होता है। लौह अयस्क का मुख्य उत्पादक जिला पश्चिमी सिंहभूम है। तांबा के उत्पादन में झारखंड का देश में प्रथम स्थान प्राप्त है। देश का 26% तांबा यहाँ उत्पादन होता है। तांबा का मुख्य उत्पादक जिला पूर्वी सिंहभूम है। बॉक्साइट के उत्पादन में झारखंड देश का 3रा स्थान प्राप्त है। झारखंड में सर्वाधिक बॉक्साइट खनन केंद्र गुमला में 18 तथा लोहरदगा में 9 है। भारत का 33.4% कोयला झारखंड में पाया जाता है। कोयले का प्रमुख केंद्र झरिया, बोकारो, गिरिडीह और कर्णपुरा आदि क्षेत्र है। आणविक खनिजों में यूरेनियम ढाल भूमि में पाया जाता है। अब पढ़ेंगे जल संसाधन को। राज्य में सतही जल की उपलब्धता 2,56,570 लाख क्यूसेक घन मीटर है, जिसमें से केवल 0.40 लाख क्यूसेक घन मीटर जल का ही उपयोग हो पाता है। मुख्यतः कृषि पर आधारित इस राज्य में सिंचाई साधनों का अभाव है और यही कारण है कि राज्य का शुद्ध बोया जाने वाला मात्र 12.1% क्षेत्र ही सिंचित है। झारखंड राज्य को अधिकांश नदियाँ वर्षा जल प्रवाहित करती है तथा वर्षा ऋतु में भरी हुई दिखती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। भूमि की असमानता भी सिंचाई का मार्ग में एक बड़ा बाधा है। झारखंड में वर्षा अनिश्चित तथा अनियमित होने के साथ ही क्षेत्र वितरण में भी असमान रहती। झारखंड में राज्य का एक बड़ा हिस्सा सूखे की चपेट में रहता है। कृषि के अच्छे परिणामों के लिए राज्य में सिंचाई के कृत्रिम संसाधनों को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। राज्य में सिंचाई के साधन नहर, तालाब, कुएं, नलकूप आदि उपलब्ध है। फिर भी असमान जल वितरण तथा भौगोलिक स्थितियों की असमानता से हर स्थान तथा प्रत्येक खेतों को पानी उपलब्ध कराना
बेहद कठिन कार्य है। नहरों से सिंचाई करने में यद्यपि कृषि भूमि का बहुत बड़ा भाग सींचा जा रहा है, लेकिन सीढ़ीदार तथा ढलावदार खेतों तक इस सुविधा का पहुंचना कठिन है। झारखंड में दामोदर नदी घाटी परियोजना एवं स्वर्ण नदी घाटी परियोजना से सिंचाई क्षेत्र में विस्तार हुआ है। इन दोनों नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य उद्योगों का विकास तथा विद्युत उत्पादन करना है। कृषि उत्पादन में ये परियोजना विद्युत उत्पादन करके बहुत मदद कर रही है, जिससे नलकूपों द्वारा भूभाग जल से सिंचाई हो रही है। राज्य सरकार ने भी राज्य की कृषि को वर्षा आधारित न रखकर जल उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारी परियोजना का विकास किया है। राज्य में 2007-08 के बाद बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत 18 जलाशय योजनाओं पर कार्य प्रगति से चल रहा है। विद्युत का उत्पादन भी राज्य में नदियों पर विशाल बांध बनाकर किया जा रहा है। झारखंड में लगातार औद्योगिक विकास के कारण राज्य में विद्युत आवश्यकता 1500 मेगावाट हो गई है, जबकि कुल उत्पादन 1390 मेगावाट है। इनमें से 130 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन है। राज्य में सिंदरी जल विद्युत उत्पादन अभाव के केंद्र बहुत पुरानी षड्यंत्र योजना है, जो रखरखाव के कारणों से वर्ष भर लगभग 4 माह तक बंद रखनी पड़ती है। राज्य सरकार ने इन सभी बातों को ध्यान में रखकर राज्य में 20 स्थलों पर जल विद्युत संयंत्र लगाने का प्रस्ताव किया तथा यह तेजी से प्रगति पर है। झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधन के उचित प्रबंधन हेतु नदी और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में पारिस्थितिक मूल्यों की अक्षुण्ण बनाए रखने एवं अधिकतम सामाजिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु राज्य जल नीति 2015 लागू की गई। जल संसाधन के उचित उपयोग हेतु सहभागिता सिंचाई प्रबंधन एवं प्रथम झारखंड सिंचाई आयोग का गठन प्रक्रियाशील है। अभी तक राज्य में नदी बेसिनों में जल की उपलब्धता, विकास एवं प्राकृतिक संतुलन से संबंधित कार्य द्वितीयक बिहार सिंचाई आयोग की प्रतिवेदन के आधार पर किया जाता रहा। झारखंड राज्य में जल संसाधनों की कोई कमी नहीं है, बल्कि इसके समुचित भंडारण, संरक्षण तथा उपयोग की योजनाओं में कमी है। झारखंड राज्य में जल संसाधन के सही क्रियान्वयन नहीं होने के कारण राज्य में पेयजल समस्या बनी रहती है। ग्रीष्मकाल में यह स्थिति राज्य में सन 1909 में ही वन संरक्षण समिति की स्थापना हो चुकी थी। सन 1948 में यह पूर्णतया विशेष विधेयक द्वारा राज्य की संरक्षण नीति निगमन के अभाव में इसका ह्रास नहीं रोका जा सका है। सन 80 के दशक में केंद्र सरकार ने वन संरक्षण लागू किया, जिससे वनों की अवैध तथा अनावश्यक कटाव में कमी आई। झारखंड के सारा क्षेत्र ही वनों से आच्छादित है, लेकिन गिरिडीह, हजारीबाग, सरायकेला, चतरा, पलामू, गढ़वा तथा सिंहभूम के 3/4 भाग पर वनों का विस्तार है। वनों से राज्य को अनेक लाभ होते रहे हैं। वनोत्पादों में इमारती तथा जलावन लकड़ी के अलावा बांस, लाह, गोंद, शहद, तेंदुपत्ता, कत्था, महुआ, मंजन तथा पशुओं के लिए चारा भी मिलता है। राज्य में वनों की लकड़ी की उत्पादकता दर कम है, फिर भी 6 लाख घन मीटर लकड़ी प्रति वर्ष प्राप्त हो ही जाती है। इन लकड़ियों में शीशम, साल, महुआ, आम, कटहल, सेमल, कुसुम आदि प्रमुख है। झारखंड के वनों में लाह प्रमुख उत्पाद है, जो मुलायम डालों में रहने वाले लाह के कीड़ों के शरीर से निकले चिकने और चिपचिपे पदार्थ से मिलता है। प्रतिवर्ष लाह को 4 बार एकत्र किया जाता है। मौसम के आधार पर ज्येष्ठ, आषाढ़, कार्तिक तथा अगहन में यह मिलता है। गर्म मौसम में लाह का उत्पादन लगभग 82% होता है, जबकि सर्दियों में 18%। लाह को शुद्ध करने के लिए राज्य में लगभग 37 कारखाने हैं। लाह का प्रयोग वार्निश, चमड़ा उद्योग, दवाओं, बर्तन, विद्युत निरोधक वस्तुओं आदि को बनाने में किया जाता है। जनजातीय ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा भाग लाह एकत्र करने के लिए कार्य में जुटा है। इमारत और जलावन लकड़ी के अतिरिक्त
वनों से प्राप्त लकड़ी बहुत से मानवोपयोगी सामान बनाने के काम में आती है। सेमल की लकड़ी से तख्ते, पेटियां आदि बनाई जाती है। कुसुम की लकड़ी से औजारों की टिकाऊ दस्ते बनाए जाते हैं। बांस का प्रयोग कागज के उत्पादन तथा बहुत से कार्यों में होता है। व्यापार तथा औषधि के लिए कत्था, गोंद, सबुआ तथा तेंदू के पत्ते उपयोगी होते हैं। राज्य में आरंभ से ही वनों का ह्रास होता रहा है। जनजातियों को झूम खेती ने वनों की अंधाधुंध कटाव किया है और फिर भी बढ़ती जनसंख्या ने आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन वनों पर प्रहार किए हैं। पशुओं की बढ़ती जनसंख्या ने इन वनों क्षेत्रों को पूर्ति न होने वाली क्षति पहुंचाई। झारखंड प्रदेश में लगभग 75 लाख मवेशी हैं, जो चारागाहों के अभाव में इन वनों पर आधारित है और जो केवल 25 लाख मवेशियों को ही चारा देने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद बेरोजगारी, ईंधन की ज़्यादा खपत तथा तरक्की ने इन वनों का बहुत हानि पहुंचाया है। प्रदेश में कीमती लकड़ियों की तस्करी रोके नहीं रुक रही है। राज्य में कई रेलवे लाइनों, उद्योग धंधों, सड़कों और आवासीय आवश्यकताओं ने भी इन वनों का पतन किया। इन आंकड़ों के अनुसार कभी रांची जिले में 2281 वर्ग मील वनों का विस्तार था, जो घटते घटते 1278 वर्ग मील रह गया है। झारखंड सरकार ने वन नीति में आवश्यक सुधार करने के प्रयास को गति अवश्य दी, लेकिन अभी यह धीमी है। भारत सरकार ने भी झारखंड के वनों के महत्व को देखते हुए कुछ नीतियां बनाई है तथा वन संरक्षण में आम नागरिक की भागीदारी को सुनिश्चित करने संबंधी नियमों को मंजूरी दे दी। राज्य में वृक्षारोपण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। सामाजिक वानिकी विभाग द्वारा ग्रामीण जनसंख्या की वनों पर निर्भरता कम करने अभी आवश्यकता की पूर्ति के विकल्प खोजे गए हैं। संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत राज्य में 6628 वन ग्राम वन समिति का गठन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके द्वारा 14,232 वर्ग किमी वन क्षेत्रों को संरक्षण और प्रबंधन मिल रहा है। भूमि संसाधन भारत के कुल क्षेत्रफल के 2.4% भाग पर अवस्थित झारखंड राज्य भूमि की मिश्रित सतहों से ढका हुआ है। झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 76% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर में कृषि योग्य भूमि लगभग 26 लाख हेक्टेयर है। राज्य के इस कृषि कार्य में कुल 22.68% में ही भूमि का उपयोग हो रहा है। झारखंड में खाद्यान्न उत्पादन 30 लाख मीट्रिक टन है, जबकि आवश्यकता 50 लाख मीट्रिक टन की ही है। यहाँ की अम्लीय मिट्टी और भूमि विषमता से सिंचाई का अभाव कृषि में सबसे बड़ा बाधा है। झारखंड में वन क्षेत्रफल 29.61% है तथा इस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता कम है। झारखंड राज्य का लगभग 72% भूमि पथरीली, पठारी तथा ऊसर है, जो कृषि योग्य नहीं है। वन कटाव से पैदावार योग्य भूमि नष्ट होने से भी इस बंजर भूमि में वृद्धि हुई है। भूमि के 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 23.22 लाख हेक्टेयर जंगल, 5.66 लाख हेक्टेयर बंजर तथा 7.24 लाख हेक्टेयर कृषि तथा गैर कृषि कार्यों में उपयोगी भूमि के अतिरिक्त 0.9 लाख हेक्टेयर चारा आदि है। भूमि उपयोग शुद्ध कृषि भूमि 59.53 लाख एकड़ में फैला हुआ है। इसका प्रतिशत 29.81 है। वन क्षेत्र 55.33% 33 एकड़ है। लाख एकड़ जो 29.61% में है। चालू प्रतिभूमि 26.16 लाख एकड़
जो प्रतिशत में 13.1 है। अन्य प्रति भूमि 18.17 लाख एकड़, जो प्रतिशत में 9.1 है। गैर कृषि कार्य 14.38 लाख एकड़ है, जो प्रतिशत में 7.2 है। उसर भूमि 13.98, जो प्रतिशत में 7.0 है। कृषि योग्य बंजर भूमि 8 लाख एकड़ है, जो प्रतिशत में 4.1 है। चारागाह भूमि 2.38 लाख एकड़ है, जो प्रतिशत में 27.6 है। बाग बगीचे 0.14, जो पॉइंट में प्रतिशत में 0.71 है। राज्य में भूमि, जलवायु तथा मिट्टी के आधार पर खाद्यान्न में चावल, गेहूं, जौ, मकई आदि फसलें और दलहन में मसूर, चना, अरहर, मटर के साथ नकदी फसल में गन्ना व सब्जी प्रमुख है। धान राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है। यह 2 मौसमों में उत्पादित होता है। अग्रणी धान सर्वत्र पैदा किए जाते हैं, जबकि गर्मा धानों का उत्पादन सिंचित क्षेत्रों में होता है। धान के उत्पादन में रांची, दुमका तथा सिंहभूम सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है। धान की फसल लगभग 15 लाख हेक्टेयर में होती है। मक्का धान के बाद राज्य की दूसरी प्रमुख फसल है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन दुमका जिले में होता है। दूसरे स्थान पर हजारीबाग है। इन जगहों में के अतिरिक्त गिरिडीह, सिंहभूम, रांची, देवघर और पलामू जिले में भी मक्का की खेती की जाती है। तीसरे स्थान पर गन्ना की खेती आती है। हजारीबाग में पलामू तथा इसका सर्वाधिक कृषि होती है। दुमका, गोड्डा, साहिबगंज के अलावा गिरिडीह में भी इसका उत्पादन होता है। गन्ना राज्य की प्रमुख नकदी फसल है। झारखंड में फसल उत्पादन की दृष्टि से गेहूं चौथा स्थान पर आता है। इसका पलामू में मीट्रिक टन अकेले पलामू जिले में होता है। गेहूं का उत्पादन अन्य जिलों में जैसे हजारीबाग, गोड्डा, देवघर तथा गिरिडीह में होता है। इसके अलावा जौ का उत्पादन मुख्य रूप से पलामू में ही होता है। चना पलामू, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग तथा साहिबगंज जिले में पैदा होने वाली फसल। झारखंड सब्जी उत्पादन में आत्मनिर्भर है। छोटा नागपुर के पठार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत होने के कारण यहाँ जून के प्रथम पक्ष में ही मानसून दस्तक दे देता है तथा औसतन वर्षा 1400 मिलीमीटर होती है। इसमें मौसम प्रायः ठंडा रहता है, जिससे सब्जी उत्पादन की आदर्श स्थिति बन जाती है। राज्य में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर में सब्जी की खेती होती है। सन 2014 में सब्जी का उत्पादन लगभग 39,000 मीट्रिक टन था। यहाँ के समीपवर्ती राज्यों में सब्जी का निर्यात किया जाता है। सब्जियों में आलू, मटर, फूलगोभी, मूली, गाजर, टमाटर तथा फ्रेंच बीन प्रमुख है। झारखंड में रांची, हजारीबाग, दुमका आदि इन जिलों में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। झारखंड में फसल उत्पादन में आम, अमरूद, पपीता, केला, नींबू, शरीफा तथा कटहल आदि प्रमुख रूप से उत्पादित किया जाता है। राज्य में पपीते का उत्पादन दर राष्ट्रीय उत्पादन दर से भी अधिक रहती है तथा कई बार यह दोगुनी भी हो जाती है। झारखंड के लगभग 32,667 हेक्टेयर क्षेत्र में फलों का उत्पादन होता है। 2010 के आंकड़े के अनुसार राज्य में कुल उत्पादन 638.63 हजार मीट्रिक टन हुआ था। राज्य के लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र में ही फूलों की खेती की जाती है, जो कर्नाटक के 20,000 हेक्टेयर तथा समीपवर्ती पश्चिम बंगाल के 13.8 हजार हेक्टेयर की तुलना में बहुत ही कम है। राज्य में मुख्य रूप से गेंदा, गुलाब, ग्लेडियस तथा जरबेरा के फूलों का उत्पादन किया जाता है। राज्य में औषधीय खेती की संभावनाओं को देखते हुए 10 जिलों में औषधीय पौधशाला का कार्य भी हुआ है। झारखंड में यहाँ की क्षेत्रीय परिस्थिति कृषि को प्रभावित करती है। असमान भूमि, मिट्टी में कम उर्वरता तथा वर्षा का असमान वितरण इसके प्रमुख कारण। लोग पढ़ेंगे झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान को। झारखंड के मुख्य धर्म हिंदू, इस्लाम, ईसाई और सिख है। इस राज्य में सर्वाधिक आबादी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं,
जो लगभग 60% है। इस्लाम धर्म के अनुयायी लगभग 14.53% है और ईसाई धर्मपंथी राज्य में लगभग 4% है। बाकी धर्मों के अनुयायी जैसे कि जैन, बौद्ध और सिख लगभग 1% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार धर्म है और प्रतिशत हिंदू 67.83%, मुस्लिम 14.53%, ईसाई 4.30%, सिख 0.22%, बौद्ध 0.03%, जैन 0.05%, अन्य 12.84%, नास्तिक 0.21%। झारखंड के आदिवासी का मूल धर्म शरणा है। इस धर्म के अनुयायी भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं तथा उनका अधिकांश समय उनको खुश करने या उन्हें मनाने में जाता है। उनका यह भी मानना है कि उनके पूर्वजों की आत्मा उनके साथ ही उसके गांव में निवास करती है। सभी देवी देवताओं में सूर्य की उपासना सर्वप्रमुख है। इन्हें देवताओं के देवता कहा जाता है तथा सिंहबुंगा के नाम से संबोधित करते हैं। प्रमुख धर्मों का विवरण। हिंदू धर्म। यह धर्म इस क्षेत्र का सबसे पौराणिक धर्म है। राज्य की जनजातियां हिंदू धर्म के संपर्क में आई तथा व्यापक स्तर पर इससे प्रभावित हुई। चेरो, खरवा, राज्यभार, बिराजिया और पहाड़िया जनजाति पौराणिक काल से ही हिंदू धर्म के अनुयायी हैं तथा विभिन्न देवी देवताएं जैसे कि शिव, हनुमान, विष्णु, कृष्ण और कालिया आदि की उपासना करते आए हैं। विभिन्न धर्म सुधार आंदोलन का व्यापक प्रभाव झारखंड वासियों पर पड़ा। इनमें सर्वप्रमुख ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन तथा आर्य समाज है। इस्लाम। 13वीं शताब्दी में छोटा नागपुर क्षेत्र में पहली बार इस्लाम धर्म मुगलों द्वारा लाया गया। इस्लाम धर्म के अनुयायी शिया तथा सुन्नी दो विचारधाराओं में बटे हुए हैं। वैसे तो इस्लाम धर्म में 72 फिरके हैं, किंतु झारखंड में मुख्य रूप से सुन्नी अधिक संख्या में वास करते हैं। इसके मुख्य त्यौहार सब ए बारात, ईद उल फितर, ईद उल अजहा जो बकरीद आदि है। मुहर्रम बकरीद के कुछ दिन बाद आता है। इस दिन को इमाम हुसैन की शहादत के रूप में मुख्यतः शिया मुसलमान शोकग्रस्त होकर मनाते हैं। मुस्लिम की भारत में मुख्य भाषा उर्दू और हिंदी, फारसी तथा अरबी है। ईसाई। लगभग 200 वर्ष पूर्व ईसाई मिशनरी झारखंड में आए थे। उन्होंने इस क्षेत्र में शिक्षक संस्थानों एवं अस्पतालों का निर्माण करवाया था। जर्मन मिशनरियों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप 6 जून 1850 में प्रथम 4 व्यक्तियों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया। सर्वाधिक ईसाई आबादी गुमला जिले में तथा न्यूनतम ईसाई आबादी देवघर जिले में है। झारखंड में मुख्यतः रांची में कई बड़े गिरजाघर का निर्माण मिशनरियों द्वारा करवाया गया है। यह खूबसूरत एवं भव्य गिरजाघर टूरिस्टों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। सिख एवं जैन धर्म अनुयायी झारखंड में काफ़ी कम संख्या में मिलते हैं। यह ज़्यादातर यहाँ के शहरों में निवास करते हैं तथा इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार है। इन समुदायों की कुल साक्षरता दर 87.8% है, जो कि सभी समुदायों में सर्वाधिक है।